देखिए जैसा कि हम लोग पहले से क्वेश्चन बैंक में जो सॉल्यूशन कर रहे थे 2013 से लेकर 2022 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन साइंस का, उसमें हम फिजिक्स का 2 प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से जो है 3 क्वेश्चन कर चुके थे और चौथा क्वेश्चन आपका ये रहा। उसका हम देख लेते हैं आंसर किस प्रकार होगा। तो आप लोग आइए मेरे साथ रहिए और इसका भी आंसर हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके नियमों को सचित्र उल्लेख करें। ठीक है, तो इसमें देखो प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से आती है किसी वस्तु से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस तरह से आपको इस तरह समझाए थे, अगर कोई ये प्रकाश की किरण है, अगर ये कोई दर्पण है इस तरह से, अगर यहाँ आएगा और यहाँ टकराने के बाद इधर पार हो जाएगा तो उसको प्रकाश का परावर्तन नहीं, उसको अपवर्तन बोलेंगे। ठीक है, मगर यहाँ से टकराने के बाद अगर इधर ही लौट रहा है, इसी माध्यम में लौट रहा है, तो इसको हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जो बोल रहा है सचित्र, इसके नियमों को सचित्र उल्लेख करें, तो ये है प्रकाश का परावर्तन हुआ। कोई दर्पण है, ये आपका एक दर्पण हो गया और इसका कोई किरण आया और यहाँ टकराने के बाद इसी माध्यम में लौट रहा है, इसको हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये कौन सा किरण हो जाएगा, इसका नाम लिख देंगे आपतित किरण, इसको लिख देंगे परावर्तित किरण। ये हो गया आपका आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। जैसा कि आप लोग को थ्योरी में बताए थे, दर्पण की सतह पे पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और दर्पण से परावर्तन के बाद लौटने वाली किरण को, मतलब दर्पण की सतह के टकराने के बाद लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ से अभिलंब होता है और यहाँ आपतन कोण को आई हम लिखते हैं और यहाँ परावर्तन कोण को आर बोलते हैं, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो एक बार मेरे साथ फिर से बोल लीजिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश की किरणें को किसी वस्तु से टकराने के बाद जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। और उसके बाद दूसरा है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या है, अंतर लिखने के लिए बोल रहा है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण हम तुम लोगों को थ्योरी में बताए थे, अलग अलग उसका उपयोग बता दिए थे और अवतल दर्पण क्या था, उत्तल दर्पण क्या था, उसको भी समझाए थे। तो फिर से आइए हम समझ लेते हैं। तो ये देखो, अवतल दर्पण मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, उसको बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। और वह ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर हो, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हो गया। इसमें कुछ और बातें हम बताए थे तुम लोग को, ग्राफ में इस तरह से देख जानता होगा कि यहाँ से ऊपर जानते हैं तो पॉजिटिव होता है, इधर जाते हैं तो निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर भी क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ देख लो, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस हम बताए थे इधर होता है, ठीक है, आगे की ओर। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होगा, ये आगे की ओर है तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होगा, उत्तल दर्पण का इधर नहीं बनता है, इसका पीछे की ओर बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण का जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उत्तल दर्पण का फोकस क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि इसका जो होता है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। जैसे जैसे किरण जाएगा तो ये इस तरह परावर्तन हो जाता है, तो इसका प्रतिबिंब जो कटेगा यहाँ बनता है, तो इसलिए ये दर्पण के पीछे बनता है, तो ये इधर धनात्मक होता है। क्योंकि हम तुम लोग को बता चुके हैं, यहाँ से देखो अगर इस तरह से लाइन हम खींच देते हैं इस तरह से, तो ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, और अब तुम लोग को ये भी बताए थे कि अवतल दर्पण में हमेशा मतलब वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में जो होता है सिर्फ तो सिर्फ वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो यही सब अंतर इसमें लिखना है। 3 का 2 नंबर का पूछता है, 3 नंबर हम लिख दिए। ठीक है, अगर 5 नंबर पूछ दे तो इसमें और भी हम लिख सकते हैं। इसमें मतलब फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या इसका जो होता है पॉजिटिव होता है, इसका वक्रता त्रिज्या जो होता है क्या होता है, निगेटिव होता है। इस तरह से सारा अंतर लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख लो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले एग्जाम में जो है ना, अच्छा सा आपको कॉपी लिखना है, क्योंकि आपका कॉपी वहाँ सबसे सुंदर और सबसे अच्छा दिखना चाहिए, तब आपको नंबर अच्छा मिलेगा। तो यहाँ ही लिखना बात जरूरी है। अंतर जब भी बोले तो ये बात को लिखना जरूरी है, सरकारी लाइन कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, तो ये अपने मन से लिख देना, और उसके बाद अवतल दर्पण इधर और उधर उत्तल दर्पण दे देना। और उसके बाद ये अवतल दर्पण में 1 नंबर में लिखना है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है, जैसा कि आपको बताए थे यहाँ पे
और उसी तरह उल्टा उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है। देख लो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह इधर बाहर की ओर होता है, मतलब उठा हुआ है, बोल सकते हैं उभरा हुआ होता है। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। अवतल दर्पण का फोकस जो है धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण कभी प्रतिबिंब इधर तो कभी इधर। एक स्थिति ऐसा होता है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। उस स्थिति में अवतल दर्पण में आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो उस स्थिति में उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, मतलब ऋणात्मक घनात्मक हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं अवतल दर्पण में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में सिर्फ क्या होता है, हमेशा फोकस दूरी, उत्तल दर्पण में उसका जो होता है फोकस क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उसका फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है। और उसके बाद ये था अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, अभी बता दिए थे। और उत्तल दर्पण में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए या तो फिर वीडियो को रोक कर आपका कॉपी में उतारिए और इसको याद कीजिए। और इस तरह से मतलब जो क्वेश्चन में VVI क्वेश्चन उसी को हम करवा रहे हैं, ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। इस सब क्वेश्चन को डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है, सेम अभी हम बता देते हैं कौन सा एग्जाम में पूछा हुआ है। आपका ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा हुआ है और 2018 लिख देते, इधर नहीं दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। और ये 2017 में पूछा हुआ है, ये वाला 2018 में है और ये 2017 में है। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछता है। फिर आगे की ओर हम दूसरा आगे 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, 2 क्वेश्चन को उधर कर लिए थे, 6ठा इधर देखो। अवतल दर्पण के फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो ये मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तुम लोग को पहले समझा देते फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। ये देखो आपका अवतल दर्पण है और इसमें फोकस दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक हम बताए थे दर्पण के ध्रुव किसको बोलते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोला जाता है। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, इसको F से सूचित करते हैं। और वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, वक्रता केंद्र C और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको R से सूचित किया जाता है। ये जो फोकस दूरी होता है, अगर फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगा। अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगा। ये अवतल दर्पण का नियम है। ठीक है, मतलब वो जो होता है फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। जैसे ये अगर 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। अगर ये 100 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका मतलब 100 का आधा 50 सेंटीमीटर होगा। तो आओ फिर ये मतलब परिभाषा हम देख लेते हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, जैसा कि मैंने आपको वहाँ समझाया है। और यहाँ से इसके बीच संबंध क्या है, तो इसके बीच ये संबंध है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, जिससे F बराबर क्या होता है, फोकस दूरी, और R बराबर वक्रता त्रिज्या। तो ये संबंध, ये फार्मूला आपको वहाँ लिख देना है और आपका फुल में फुक्स मार्क्स मिलेगा। और उसके बाद आइए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आवर्धन किसे कहते हैं, इसका वर्णन करें। तो आवर्धन देखो क्या होता है, सबसे पहले ये प्रतिबिंब, कोई हम दर्पण मान लीजिए अवतल दर्पण है, और यहाँ से अगर हम यहाँ पे मान लिया जाए फोकस पे मतलब 2 सेंटीमीटर का कोई वस्तु रखें हम। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का कोई वस्तु रखें, तो अवतल दर्पण में ये स्वभाव है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु इधर रहता है तो उसका प्रतिबिंब, मतलब जब वस्तु फोकस पे रहता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। तो अनंत पे जो बनेगा वो नीचे वस्तु जाकर बनेगा, कहीं दूर जा करके, इस तरह से कहीं दूर जाकर बनेगा। और यहाँ पे आपका इस तरह से, जैसे यहाँ आएगा किरण, यहाँ जाकर काटेगा अनंत पे जा करके, तो वो क्या होगा ना, जैसे देखो ये ऊपर था, वस्तु ऊपर था, उसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा था, जिस तरह से ये डायग्राम से बताए थे। तो इसमें देखो वस्तु ऊपर आता है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। तो यहाँ पे ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई ऊपर हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे हो गया। इस तरह न्यूमेरिकल से हम पता कर सकते हैं आवर्धन क्या आता है। तो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 2 सेंटीमीटर का वस्तु रखा है, उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, तो कितना हाइट होगा प्रतिबिंब का, वो दोनों के अनुपात को ही आवर्धन हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम समझ आ रहे हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से किया जाता है, और आवर्धन बराबर क्या होता है,
प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी कि इसको हम फार्मूला लिखें तो m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश बोलते हैं और वस्तु की ऊंचाई को हम h बोलते हैं। तो आवर्धन m बराबर होता है h डैश बटा h, ये फार्मूला होता है, इतना आपको पूरा लिखना पड़ेगा तो आपका फुल मार्क्स आएगा। ठीक है, उसके साथ फिर हम मिलते हैं अब जो है मतलब 2013 से लेकर 2022 तक का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ था, मतलब 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न, उसमें हम सारा सॉल्व कर दिए। 7 क्वेश्चन था, इसी को बार बार मतलब रिपीट करके पूछते रहता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका है उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, ये बहुत जरूरी है याद करना। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग याद कर लीजिएगा। और इसमें एक क्वेश्चन प्रतिबिंब पर आधारित रह गया है, तो प्रतिबिंब हम थ्योरी में बता दिए कि आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा या तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें। तो वो दोनों क्वेश्चन का वीडियो आप देख सकते हैं और आपको वहाँ से सोल्यूशन हो सकता है। ये इस चैप्टर का मतलब प्रकाश का परावर्तन का जो मुख्य VVI क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम फिर लास्ट में बता देंगे जिस दिन मतलब कल या परसों का वीडियो में आएगा। तो जिस दिन खत्म होगा हम इस चैप्टर का जो भी VVI क्वेश्चन है एक बार फिर से हम बता देंगे, एक बार लिख देंगे कि कितना क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय याद करना है, कितना दीर्घ उत्तरीय याद करना है। मात्र 5 से 6 क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, उससे कि आपका पूरा तैयारी अच्छा रहेगा। पहला चैप्टर पे कमांड आ जाएगा, पूरा थ्योरी को आपका नहीं देखना है, यही 7 क्वेश्चन को देखना है और आपका दिमाग में रखना, उस क्वेश्चन को याद करके जाएंगे, आपका पूरा प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से सारा आपका मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आज का वीडियो इतना ही रहते हैं, अगले मिले कल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में।